संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं जी। शताब्दी वर्ष की इस जो यात्रा है इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, संघ के शताब्दी वर्ष की यात्रा बदले हुए भारत की तस्वीर है। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का विचार आना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना, यह भारत माता की स्तुति का प्रथम प्रयास था, जो आगे चलकर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के सपने में बदल गया। आप स्वयंसेवक कब बने, कैसे बने, किसकी प्रेरणा से बने और संघ में कौन कौन सी जिम्मेदारियों पर रहे? पत्रकारिता से पूर्व या पत्रकारिता करते भी आपने कहीं ना कहीं एक्टिव रहे, तो किस तरह से आपकी जर्नी रही? मेरे मामा जी 1954-55 में गंगानगर जिले के प्रचारक रहे। तो घर का जो माहौल था, परिवार की 3 पीढ़ियों ने तृतीय वर्ष किया। संघ की शाखा को देख करके मैं स्वयंसेवक बना। कौन सी शाखा थी? चिड़ावा में थी पोद्दार पार्क शाखा। मैं डॉक्टर साहब को उसी नजरिए से देखता हूँ जिस नजरिए से महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं। कांग्रेसी हमेशा ऐसे कहते हैं कि संघ का स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, एक नैरेटिव फैलाया जाता है और तिरंगे झंडे का भी एक नैरेटिव फैलाया जाता है। आज देश को हम लोग जिस तरह देखते हैं, अगर संघ नहीं होता तो क्या स्थिति होती देश की। एक कांग्रेस के मंत्री भी रहे और वो विधायक थे उस समय। उनके घर बच्चियों को पैदा होते ही मार देते थे। 33 बच्चियां मारी गई 3 दिन में। तो बहुत से मुद्दों पर राजस्थान के नेता डोटासरा जी, चाहे टीकाराम जूली जी, अशोक गहलोत जी, कोई भी बात होती है सीधा आरएसएस पे अटैक करते हैं। कोई भी मुद्दा होता है, चाहे भी हाल ही में विश्वविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम था, मनसा एक संगठन का, उसको कहा गया आरएसएस का कार्यक्रम है, सभी नेताओं ने ट्वीट किए, एनएसयूआई ने वहाँ प्रदर्शन किया। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को आरएसएस का फोबिया हो गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं का कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के अंदर और शैक्षणिक क्षेत्र में विस्तार उस कमी को पूरा करता है जो शिक्षा में नहीं दी जा सकती। देश का दुर्भाग्य था कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड होने के बाद उसको दबाने का नृशंस काम कांग्रेस ने किया। गांधी जी भी जाके आए थे वर्धा की शिविर में। वो कांग्रेस से निराश हो चुके थे, जवाहरलाल जी से निराश हो चुके थे। गांधी जी और संघ का विषय बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। गांधी जी कभी ये सोचते थे कि कैसे डॉक्टर हेडगेवार जी का साथ लिया जाए। वो एक नारे भी लगते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर में। हाँ, ये शुरुआती दौर की बात है। उस दिन तो ये लग रहा था जय श्री राम, हो गया काम। आज भी मुझे राम गली के अंदर बहते हुए खून पर टप टप करके चलने का दृश्य याद है। आंसू गैस के गोलों से बंद होती आंख और आंसू गिरते, लेकिन जहां देखता था वहां ये था कि पुलिस की बंदूकों के सामने हिंदू नौजवान खड़े थे कि हम यह कलंक का ढांचा मिटा कर रहे हैं। देश की आजादी सुरक्षित तभी रह सकती है जब हिंदू एक। नमस्कार, शताब्दी वर्ष की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। संघ के स्वयंसेवक विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक स्वयंसेवक हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल शर्मा, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और वर्तमान में सिविल लाइंस के विधायक हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। और गोपाल जी, आपको बता दूं, बड़ी बात यह है कि हमारे लिए खुशी की बात है कि पत्रकार भी हैं और पत्रकार होने के साथ साथ राजस्थान विधानसभा में विधायक भी हैं और पत्रकारों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले आपका अभिनंदन। सर, सबसे पहला सवाल कि संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं जी। शताब्दी वर्ष की इस जो यात्रा है इसको किस तरह से देखते हैं आप, 100 वर्ष की यात्रा? देखिए, संघ के शताब्दी वर्ष की यात्रा बदले हुए भारत की तस्वीर है। 100 वर्ष पहले जब संघ की स्थापना हुई, उस समय देश के सामने आजादी का विषय तो था ही,
उससे बड़ा विषय ये था कि जगह जगह दंगे हो रहे थे। बंगाल और पंजाब में जब जनगणना हुई तो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके थे, इसलिए एक चिंता का विषय था कि भारत अगर आजाद भी हो गया, और अगर नहीं, भारत को तो आजाद होना ही है, तो हम आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करेंगे। उस समय यह नहीं सोचा गया था कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन ये खतरे मंडरा रहे थे कि जगह जगह अलगाव के बीज बोए जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर सुरक्षा का खतरा है, और इतने घृणित तरीके से दंगे हो रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे, मदन मोहन मालवीय जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन लोगों ने दंगों का विभत्स स्वरूप देखकर कराहट। एक जगह दंगे के अंदर जो पिंजरा तोते को लिए हुए था, तोतों सहित उस पिंजरे को जला दिया। इतना घृणित स्वरूप था। तो उस समय वैसे माहौल में, जबकि देश में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का विचार आना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना, यह भारत माता की स्तुति का प्रथम प्रयास था, जो आगे चलकर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के सपने में बदल गया। आज देश को हम लोग जिस तरह देखते हैं, अगर संघ नहीं होता तो क्या स्थिति होती देश की। यह जो राजनीतिक स्थिति बनी है, जगह जगह राज्यों के अंदर, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ऐसे संगठन हैं जिनके लिए राष्ट्र सर्वस्व है, और ऐसे करोड़ों लोगों का समूह, करोड़ों देशवासियों का समूह जो भारत माता के लिए सर्वप्रथम सोचता है, वो संघ की स्थापना के कारण ही संभव हुआ। अगर संघ नहीं होता या डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं होते, तो हम लोग यह तो नहीं मानते कि प्रभु ने जो भारतीय संस्कृति को जन्म दिया है विशेष रूप से, उसकी दुर्दशा होती, लेकिन उसको अनुशासनात्मक रूप से, संगठनात्मक रूप से, एकात्मता के भाव से, श्रद्धा, सम्मान और समर्पण के साथ जो राष्ट्र की दिशा निर्धारित की, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की। गोपाल जी, आप स्वयंसेवक कब बने, कैसे बने, किसकी प्रेरणा से बने, और संघ में कौन कौन सी जिम्मेदारियों पर रहे? पत्रकारिता से पूर्व या पत्रकारिता करते भी आपने कहीं ना कहीं एक्टिव रहे, तो किस तरह से आपकी जर्नी रही? जिस तरह से संघ की 100 वर्ष की यात्रा है, तो आपकी यात्रा कैसी रही संघ के साथ, कैसे आप जुड़े? संघ की शाखा को देख करके मैं स्वयंसेवक बना। कौन सी शाखा थी? चिड़ावा में थी पोद्दार पार्क शाखा। मैं अपने मामा जी के यहाँ आया था रहने के लिए वाराणसी से, और मेरे मामा जी 1954-55 में गंगानगर जिले के प्रचारक रहे थे। तो घर का जो माहौल था, परिवार की 3 पीढ़ियों ने तृतीय वर्ष किया हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से मामा जी का संघ के प्रति लगाव और उनका खुद का समर्पण देखकर, और कैलाश जी भाई साहब जो इस समय क्षेत्रीय स्तर के ऊपर हैं यहाँ, वो उस समय प्रचारक थे वहाँ चिड़ावा में। तो वो थे झुंझुनू में। तो वो वहाँ साइंग शाखा लगती थी तो कभी आते थे, हम लोग वहाँ खड़े होकर के देखते थे कि संघ की शाखा लग रही है।
तो जैसे स्वयंसेवक करते थे वैसे ही हम लोग बाहर खड़े होकर करते थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि जुड़ गए। जुड़े कैसे? किसी ने पकड़ लिया कि बाहर क्यों कर रहे हो, अंदर आ जाओ? नहीं, ऐसा नहीं था। खुद ही? कोई मतलब विचार तो था ही, परिवार था ही, और जाने लगे तो ये हो गया कि औरों को भी लाना चाहिए, औरों को भी ये करना चाहिए। जो हमारे स्थानीय वो थे, सहयोगी लोग थे, वहाँ विरोध बहुत था संघ का, पूरी शेखावाटी में ही था। और इसका कारण जातिवाद था। हम लोग उस समय उस जातिवाद के खिलाफ तैयार हुए, जान को हथेली पर लिया, और संघ में क्या गए, चले ही गए। न तो किसी ने प्रचारक बनने के लिए कहा, न किसी ने दायित्व के लिए कहा। दायित्व लेते गए, करते गए। कौन कौन से दायित्व करे? कौन कौन से दायित्व के याद है कुछ? दायित्व जैसे जिस शाखा में जाता था उसका मुख्य शिक्षक हो गया। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद को शुरू वहां पर हुआ। वहां विद्यार्थी परिषद नहीं थी, तो ये लगा कि स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी परिषद शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थी परिषद शुरू हो गई। तो महेश जी भाई साहब यहाँ पर थे प्रदेश स्तर पर, उनको भी बताया जा करके। तो संघ के अंदर आपातकाल के अंदर मामा जी जेल चले गए। मेरे को छोटा समझ के उन लोगों ने पकड़ा नहीं, पुलिस वालों ने नारे तो बहुत लगाए थे। लेकिन पूरी इमरजेंसी के दौरान एक किशोर जितना परिश्रम कर सकता है उतना परिश्रम किया गया। हमारे जसवंत सिंह जी, बाबा जी, जिनको अब वो नहीं रहे, उनके पुत्र दशरथ सिंह जी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, प्रदेश स्तर पर भी पदाधिकारी रहे। वो इमरजेंसी में चिड़ाव भेजे गए ट्रांसफर करके। उन्होंने विचारों में शुद्धता लाने का काम किया और काम से सदैव जोड़े रखा। तो इमरजेंसी में उस समय जिस तरह के काम थे, अपने पत्रक वितरित करवाना, उससे भी ज़्यादा कि हम सरकार का कैसे विरोध कर सकते हैं, वो सारी कोशिशें की। हम लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, साधन कुछ थे नहीं, तो कहीं जाना है तो ट्रेन की पटरी पर चल करके पहुंच जाते थे। तो इसलिए जो उस समय भगवान ने रास्ता दिखाया, उसी ने जिंदगी को गढ़ने का काम किया। संघ ही रह गया जीवन में, शिक्षा भी पीछे छूट गई। केवल ये था कि हमको काम करना है। फिर प्रचारक कब बने आप? मैं 18 वर्ष की उम्र में प्रचारक बन चुका था। अच्छा। क्योंकि ऐसी स्थितियां बनी कि क्या करते, प्रचारक ही रहते। तो यहाँ कार्यालय आए और आकर के माननीय सोन सिंह जी हमारे प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक थे, उनसे निवेदन किया कि अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कहाँ। तो उन्होंने आदेश दिया, नवलगढ़ में विस्तारक हो गया। 78 की बात है। फिर नवलगढ़ रहे 6-8 महीने। फिर उसके बाद में संघ शिक्षा वर्ग लगा उदयपुर से, वहाँ जालोर नगर प्रचारक की जिम्मेदारी दे दी। वहाँ गए तो वहाँ अपने को रमा दिया। फिर वहाँ से पाली नगर की जिम्मेदारी मिली। आदरणीय गोपीचंद जी, जो बलूचिस्तान से आए हुए थे, जो विभाग प्रचारक थे और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व, वो विभाग प्रचारक थे। ओम जी माथुर जिला प्रचारक थे, मैं नगर प्रचारक था। लेकिन हम लोग युवा थे, हम का मतलब मैं, और केवल यही दिखता था कि जो आदेश मिल गया वो करना है। सूचना के बाद सोचना बंद, संघ में कहा जाता है। कुछ था ही नहीं सोचने का विषय, केवल ये था कि हमने अपना जीवन लगा दिया है। उस समय न तो कोई ये था कि परिवार कहाँ है, क्या मिल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। केवल एक ही भाव रहता था कि अपना जो व्यय वृत्त है उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। और आदरणीय गोपी जी भाई साहब का अचानक देहावसान हुआ, वही मेरे लिए पुनः शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बना।
अगर गोपी जी भाई साहब का अचानक देहावसान नहीं होता तो यह जीवन समर्पित रहता। गोपी जी भाई साहब चले गए। माननीय सोहन सिंह जी का आदेश था कि मैं उनके अस्थि कलश का अजमेर में पुष्कर के अंदर प्रवाह करूं। प्रवाह करने के बाद मैं वापस चला गया और आदरणीय माननीय सोहन सिंह जी से संपर्क बना रहा। और संपर्क का मतलब मैं जैसे वाराणसी गया अपने पिताजी के पास में जो वृद्ध थे, वहां भी जब तक मैं रहा 84-85 तक, तब तक मैं काम ही करता रहा, संघ के अंदर भी और अपने विद्यार्थी परिषद में भी, जनता युवा मोर्चा में भी। जनता विद्यार्थी मोर्चा उस समय बना था कुछ समय के लिए, बाद में वो खत्म कर दिया गया। तो उसमें वाराणसी स्तर की जिम्मेदारी युवा स्थिति में रही और सकुशलता से जितना वहां हो सकता था उतना करने का प्रयत्न किया। और उसके बाद जयपुर आने का अवसर मिला तो जयपुर में भी काम में लगे हुए हैं। जयपुर में फिर जब पत्रकारिता शुरू की, जब भी संगठन से जुड़ा हो रहा आपका? नहीं, उसमें ये था कि मेरा नाम वाराणसी से शहर दक्षिणी के पैनल में था विधानसभा के। अच्छा। और 2 उम्मीदवार थे। एक हमारे थे वहाँ के वाराणसी के शहर महामंत्री, एक मैं था। कलराज जी महामंत्री थे, कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे। तो हम लोग लखनऊ गए, लेकिन मेरे को बातचीत और आचार व्यवहार से लगा वहां पर कि टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब से संपर्क था, इनको मैं लेके गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा ये स्थिति है यहाँ पर। उन्होंने कहा मैं 2 जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ आ जाओ। मैं कुछ साथियों को लेकर के जयपुर आया। हम लोगों ने 15 दिन तक आमेर में गांव-गांव में जाकर के एक नई स्टाइल और योजना के साथ में काम किया, नारे बनाए। और जो राजस्थान की प्रवृत्ति में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में जो प्रचार का तरीका नहीं था, वो नए सिरे से करने की कोशिश की। जैसे मां भेणारो कहणो है, वोट कमल न देणो है, ये उस समय का नारा है। आमेर के गांव-गांव में गए। मैं जब 85 का विधानसभा के चुनाव की मतगणना थी तो मेरी ड्यूटी आरओ टेबल पर ही थी। तो हम लोगों ने अधिकतम मतदान हो, भाजपा के पक्ष में हो और नए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उसमें आदरणीय शेखावत साहब के नाम का सहारा था। और संघ से जो सीखा हुआ संगठनात्मक स्वरूप था, उसको वहां पर 2-4 दिन के अंदर बन गया कि जो भी कॉलेज का स्टूडेंट है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, क्योंकि वह श्रेष्ठता के लिए काम करेगा, छात्र को देश के लिए काम करना चाहिए। तुरंत टीम तैयार हो गई, काम करने लगे। गोपाल जी, आपने किन किन प्रचारकों के साथ काम किया, कौन कौन सी यादें या ऐसी कोई दिलचस्प बात आपके जीवन में किसी प्रचारक से सीखने को मिली हो, या कभी अनुशासन सीखने को मिला हो, कभी डांट पड़ी हो, या कभी कुछ? देखिए, डांट मेरे को जीवन में कभी भी किसी की नहीं पड़ी। बचपन में हो सकता है पिताजी के द्वारा, लेकिन पत्रकारिता में भी, उससे पहले भी ये पहले से सावधानी रखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। एक घटना जरूर है, लेकिन वो हंसी मजाक वाली घटना है, कोई ऐसा नहीं है विषय, लेकिन उसमें भी मेरे को डांट नहीं पड़ी। आंखों का दिखना ही डांट था। और जिन प्रचारकों के मैंने मार्गदर्शक माना और जिनके साथ काम करने का, जिनके सहयोगी के रूप में काम करने का मौका मिला,
जिनके चरणों की रज को आज भी मैं सोचता हूँ कि माथे से लगाया जा सकता है, वो माननीय सोहन सिंह जी थे। गोपी जी भाई साहब थे, उनका तो चूंकि वो झुंझुनू में प्रचारक रहे हुए थे और मेरे मामा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, तो वो उसी भाव के अंदर मेरे को देखते थे, क्योंकि मेरे चिड़ावा जाने से बहुत पहले से उनका परिवार में आना जाना था। आप वो कहानी बता रहे थे डांट वाली, क्या कुछ कहानी बता रहे थे, डांट पड़ी आंखों से देखा? नहीं, वो ऐसा था कि उस समय राजस्थान में 200 प्रचारक होते थे। अच्छा। तो 200 दशहरी आम आए थे। अच्छा। तब भारतीय भवन केवल ग्राउंड फ्लोर ही था। अच्छा। तो 200 आम थे, हम लोग 4-5 प्रचारक थे, भूख लगी हुई थी, चूस गए। तो सिस्टम बिगड़ गया ना थोड़ा सा। 200 लोगों के हिस्से हो रहे, 4 लोग जाए। तो सोहन सिंह जी ने डांटा आपको? नहीं डांटा, देखा गुस्से में। वो देखना नहीं, उनका देखना ही इम्पोर्टेंट था। उनका देखने का मतलब था कि हमको क्या करना चाहिए। मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे, करोड़लाल जी का कर रहा था, तो वो भी स्वयंसेवक थे, तो वो कह रहे थे कि एक बार मैं और रघुवीर मीणा जी गए, तो रघुवीर जी मंत्री थे, तो रघुवीर जी ने उनको कहा कि सोहन सिंह जी ने बोला कि मैं रघुवीर जी और मैं मिले उनसे, सोहन सिंह जी से। सोहन सिंह जी को ने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन निकलूँगा, और रघुवीर जी को रघुवीर जी ने कहा सोहन सिंह जी को मेरे सामने कि भाई साहब मैं अपनी सरकारी गाड़ी में आपको छोड़ देता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठूँगा। तो एक प्रचारक के जो नहीं, जब मैं पत्रकारिता में था और 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय या मैं जब पत्रकारिता में आया, उस समय जयपुर के अंदर कोई स्वयंसेवक पत्रकार नहीं था। अच्छा। जिसको हम ये कह सकें कि एक्टिव, मतलब कोई ऐसा पत्रकार नहीं था जो स्वयंसेवक हो। 90s में, 90 85 की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे आने का कारण भी एक ये बना, मैं तो सोचता था कि राजनीति छोड़ के ईमानदारी से कहीं कोई नौकरी उकरी, कहीं कोई कंपनी वगैरह में मिल जाएगी तो परिवार का पालन कर सकूंगा, इसलिए मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने शिक्षा ग्रहण करने तक भ्रष्टाचार का नाम नहीं सुना हुआ था, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मैं शेखावत साहब के आमेर के चुनाव से आकर के लौट गया वाराणसी वापस, तो फिर ऐसी स्थिति हुई कि परिवार चले कैसे। तो मैं और किसी को जानता नहीं था, माननीय सोहन सिंह जी से पत्र व्यवहार था, उन्होंने कहा कि वहां आदर्श विद्या मंदिर हो तो घर देख लो। वहां गया आदर्श विद्या मंदिर में नौकरी लेने। हाँ, तो उन्होंने जो कुछ पूछा वो उनको, मैं काम का आदमी नहीं लगा था, तो उन्होंने मतलब कर दिया इशारा। फिर मैंने शेखावत साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा साहब मेरे सामने एक दिक्कत है कि मैं ज़िंदगी को चलाऊं कैसे। सोहन सिंह जी को फ़ोन किया? भैरव सिंह जी को। तो उन्होंने कहा कि एक चोमू के अंदर फैक्ट्री लगने वाली है, यहाँ आ जाओ, नौकरी लगवा दूंगा। मुझे पता चला 1 महीने तक शेखावत साहब के घर ही रहता था, पता चला कि यहाँ तो कोई फैक्ट्री लगने वाली नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। और पुलिस जी वहाँ आते थे रोजाना शाम को। ये जो C51 है, इसमें बाहर की तरफ जो दाहिनी तरफ आजकल क्या युवा मोर्चा वगैरह के कार्यालय है, इसी में रहता था मैं। अच्छा। तो लेट बाथ वगैरह भी बना हुआ था, कमरा भी अच्छा था। तो पुलिस जी आए एक दिन, तो शेखावत साहब का सबसे बड़ा बड़प्पन ये था, कभी उन्होंने मुझे गोपाल नहीं कहा, हमेशा गोपाल जी बोलते थे और दर्जा देते थे। जैसे पुलिस जी आते थे तो मैं जाके बगल में बैठ सकता था, मुंढे पर बैठ करके बात करते थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड था वो एक स्टूडेंट लीडर का रहा हुआ था, तो उसी तरह की बात। स्टूडेंट लीडर भी रहे आप? हाँ, विद्यार्थी परिषद में था तो स्टूडेंट लीडर ही था। कहाँ पे? वाराणसी में? हाँ, विद्यार्थी परिषद का जब मैं महानगर संयोजक था वाराणसी का, तो उस समय दिन भर यही काम था, हर कॉलेज में जाना, विश्वविद्यालयों में जाना, ये करना। चुनाव की तैयारी भी की आपने यूनिवर्सिटी की?
नहीं, मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ा तो समाजवादियों का प्रपोजल तो था, क्योंकि वो समाजवादियों का गढ़ था, समाजवादी और कांग्रेसी इन दोनों के मुकाबले हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा जरूर, लेकिन मेरी रुचि इसमें ज़्यादा थी कि विद्यार्थी परिषद का संगठन हर जगह खड़ा हो जाए। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और कॉलेज, वो उसी समय विद्यार्थी परिषद की इकाइयाँ शुरू हुई जब वहाँ हम लोग काम करते थे। अच्छा, वो उसी पे आते हैं। आप वापिस कहानी बता रहे थे कि तो उन्होंने जब वो पुलिस जी साहब आए शाम को और भैरव सिंह जी बैठे थे, मैं भी जाके बैठ गया, तो अचानक भैरव सिंह जी ने कहा कि आप पत्रकार क्यों नहीं बन जाते हैं। अच्छा, उनके सामने? हाँ, तो पुलिस जी ने कहा कि हाँ हाँ बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, कल सुबह 10 बजे आ जाए। मैं 10 बजे चला गया, पत्रकार बन गया। तो पत्रकारिता की तो नॉलेज नहीं थी आपको? नॉलेज तो हो गई ना वहां गए तब। अच्छा। वहां जाते समय 3-4 संकल्प लिए, स्वामी भक्ति, ईमानदारी, कर्मठता, और उसका पालन किया, बन गए पत्रकार। फिर सामने 2 चीज थी, एक कलंकहीन निष्कलंक माननीय सोम सिंह जी, दूसरा तीक्ष्णता में जाने वाले, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहने वाले भैरव सिंह जी। हमने सोचा पत्रकारिता के अंदर यही करना है। ये माइंस, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, इन सब की खबरें पहली जब दी थी तो उस समय तक इनकी खबरें थोड़ी हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों को देख करके जैसे ये समझते थे कि क्या वेश बदल के पत्रकारिता की जा सकती है, तो उसको अंजाम दिया 15-15 दिन तक। जैसे मुझे एक घटना याद आती है कि एक कांग्रेस के मंत्री भी रहे और वो विधायक थे उस समय, उनके घर बच्चियों को पैदा होते ही मार देते थे। 33 बच्चियां मारी गई 3 पीढ़ियों में। तो मैं, मिलाप चंद जी डंडिया और संजीव श्रीवास्तव जी, हम लोग गए गुर्जर समाज की पंचायत को कवर करने। तो ये दोनों तो पंचायत होने के बाद में, कवर करने के बाद जयपुर लौट रहे थे। डांडिया साहब के पास फिएट गाड़ी थी, मैंने वहीं लिखी हुई खबर डांडिया साहब को पकड़ाई। मैंने कहा सब पत्रिका के सामने से निकले तो किसी को दे दीजिएगा, मैं बाद में लौटूंगा। बाद में लौटा 15 दिन बाद, और साथी कौन बने, रास्ता बताने वाले रामपाल सिंह जी जाट, जो बाद में भाजपा के महामंत्री बने और किसान संघ में थे। और बाइक चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले बने ब्रह्म सिंह गुजर, जो आरपीएससी के मेंबर थे। तो मैं तो कर रहा हूं रिपोर्टिंग और ये दोनों साथ चल रहे हैं, न रास्ते की फिक्र न इसकी फिक्र कि साधन की। 15 दिन बाद लौटे तो इतने सबूत थे कि बच्चियों को मारे जाने का प्रमाण साथ में था। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे आज भी याद आती है कि हिंडौन के इसमें डाक बंगले में मैं रात को सोया हुआ था, तो मेरे पास जो प्रमाण थे दस्तावेजों के रूप में, टेप के रूप में, तो मैंने पलंग को दरवाजे के पास लगाया ताकि हमला भी हो जाए तो दरवाजा आसानी से नहीं टूटे। उसी समय तिमनगढ़ को कवर किया जहां हेलीकॉप्टरों से तस्करी हो रही थी। तो मौके मिलते गए, राजस्थान पत्रिका के अंदर इतने अवसर मिले जो पत्रकार के लिए बहुत सफल हैं, और सामने यह विचार था संघ का जो भैरव सिंह जी के निकट आने से और ज़्यादा परिपूर्ण हुआ कि व्यक्ति किसी से आंख तभी मिला सकता है जब वो ईमानदार है। उसके कारण कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, और कभी ये नहीं आया कि कोई प्रभावित कर सके किसी न्यूज के मामले में। इस तरह से चलती रही थी। सर, संघ के लिए ऐसे कहा, जो सरसंघ चालक थे पहले डॉक्टर साहब,
1925 में जब स्थापना की, उन्होंने उनकी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने कहा था उस समय कि संघ का लक्ष्य जब भी पूर्ण माना जाएगा, याची देही याची डोला, मतलब इन्हीं आंखों से राष्ट्र, इसी जन्म में राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने वाली बात थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो उनका थॉट था वो अब पूरा हो चुका है, जो उन्होंने सोचा था 100 वर्ष पहले, या अभी संघ का काम और बाकी है? देखिए, संघ का काम तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। मैं डॉक्टर साहब को उसी नज़रिए से देखता हूँ जिस नज़रिए से महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं। डॉक्टर साहब का जीवन कैसा था इसकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके परिवार के संस्कार, उनकी प्रतिज्ञा कि मैं वंजारा का निवासी केशव बलिराम हेडगेवार यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस तरह गरुण जी अपनी माता अदिति को दासत्व भाव से मुक्त करवाने के लिए पाताल से अमृत लेकर आए थे, उसी तरह से मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भारत माता को दासत्व भाव से मुक्त करूंगा। यह जो संकल्पना और प्रतिज्ञा है, ये भारत के अंदर उनको अद्वितीय बनाती है। उनका जो परिवार है, उन्होंने भगवान केशव राज के मंदिर से प्रतिमा को सुरक्षित ला करके उनके गांव कंदकुर्ती में रखने का उस समय काम किया जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था। तो डॉक्टर साहब की कल्पना करना आसान नहीं है। अब लेकिन ऐसा कहा जाता है, कांग्रेसी हमेशा ऐसे कहते हैं कि संघ का स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, एक नैरेटिव फैलाया जाता है, और तिरंगे झंडे का भी एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि वो फेक है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कई बार विरोध किया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि डॉक्टर साहब की बात देखिए, कांग्रेस का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान है कि नहीं, इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं का या कांग्रेस के कई नेताओं का आजादी के आंदोलन में योगदान था। जैसे गांधी जी का था, मदन मोहन मालवीय का था, राजेंद्र प्रसाद का था, बाल गंगाधर तिलक का था। इन लोगों के योगदान थे। डॉक्टर साहब भी कांग्रेस के नेता ही थे। लेकिन ये कहा जाए कि ये पूछा जाए कि संघ का कोई योगदान नहीं है, संघ ने तो जब देश आजाद हुआ उसके पहले कई जगहों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाकर आजादी का झंडा फहराने का काम किया था। अगर किसी को जाकर के देखना हो, पटना के अंदर सचिवालय पर शहीदों की मूर्ति लगी हुई है, जिन नौजवानों ने गोलियां खाते हुए झंडा फहराने का काम किया, तिरंगा फहराने का काम किया, उसमें 2 स्वयंसेवक थे। चिमूर महाराष्ट्र के अंदर 1942 के आंदोलन में चिमूर को आजाद कर दिया। कांग्रेस का महात्मा गांधी का नारा था, लेकिन वहां कांग्रेसी तो कम थे, स्वयंसेवकों ने बीड़ा उठा लिया। परम पूजनीय गुरु जी से वहां के जो सहनगर कार्यवाह थे, वो घोड़े पर बैठ करके पूछने गए कि हम क्या करें, हमारे सामने ये परिस्थिति आ गई है। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि जो संघ में दायित्ववान है वह अपना दायित्व छोड़ दे, ताकि संघ का काम यथावत चलता रहे, जिसके अंदर भारतीय संस्कृति के उत्थान का काम है, और बाकी स्वयंसेवक देश को आजाद करवाने के लिए काम करें, इसमें कहां दिक्कत है। आज भी वहां पर चिमूर में बालाजी रायपुरकर की मूर्ति लगी हुई है। चिमूर को जाना
उन्हीं के नाम से जाता है। मैं वहां गया तो मुझे ऐसे स्वयंसेवक भी मिले जो उस समय जुलूस में साथ चल रहे थे, अच्छा, और स्वयंसेवक थे। इमरजेंसी के अंदर वो दोनों पति पत्नी जेल में थे। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं देखता हूँ बहुत से मुद्दों पर राजस्थान के नेता डोटासरा जी, चाहे टीकाराम जूली जी, अशोक गहलोत जी, कोई भी बात होती है सीधा आरएसएस पे अटैक करते हैं। कोई भी मुद्दा होता है, चाहे अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम था, मनसा एक संगठन का, उसको कहा गया आरएसएस का कार्यक्रम है, सभी नेताओं ने ट्वीट किए, एनएसयूआई ने वहाँ प्रदर्शन किया। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को आरएसएस का फोबिया हो गया है, हर मुद्दे पे उठा के आरएसएस को? देखिए, आपने जिन नेताओं का नाम लिया, ये लोग चूंकि इतिहास को जानते नहीं हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो असत्य बोलते, वो जानते नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी करने का विषय नहीं है। ये देश के इतिहास को तो जानना दूर की बात है, ये कांग्रेस के इतिहास को भी नहीं जानते। जब मैंने ये कहा कि महात्मा गांधी जयपुर आए थे, तो कांग्रेस के लिए आश्चर्य की बात थी कि उनके आज तक के कोई मुख्यमंत्री इस बात को जानते नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं का कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के अंदर और शैक्षणिक क्षेत्र में विस्तार उस कमी को पूरा करता है जो शिक्षा में नहीं दी जा सकती। शिक्षा के अंदर हम किसी विषय के प्रति जागरूक होते हैं, जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के आधार पर उनको शरीर को स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से विचारवान होना और कर्मठता के साथ में उसको स्वरूप देना, यह संघ का काम है। अगर कहीं पर शैक्षणिक क्षेत्रों में संघ का काम नहीं हो रहा है, ये तो चिंता की बात है, होना चाहिए। जब मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और संघ की शाखा उन्होंने शुरू की, संघ ने, तो जो संघ की शाखा को शुरू करवाने में जिन लोगों का हाथ था, उसमें बाबा राव सावरकर भी थे, जिन्होंने काला पानी की सजा भोगी, और तीनों भाई, बाबा राव सावरकर, विनायक राव, नारायण सावरकर, ये लोग एक साथ अंडमान के काला पानी में सजा काट रहे थे। तो उन्होंने, मालवीय जी ने संघ के लिए स्थान दिया विश्वविद्यालय के अंदर। मालवीय जी से श्रेष्ठ कौन कांग्रेसी हो सकता है, जिनके लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी जीवनी में लिखा कि अगर हिंदू महासभा को स्थापित करने और शुरू करने का श्रेय देने के लिए मालवीय जी को जागृत करने का काम करने का किसी को कारण माना जाए, तो मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कहा था। पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में साथ साथ हिंदू महासभा की भी बैठकें होती थी। डॉक्टर साहब खुद कांग्रेस के पदाधिकारी थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड होने के बाद उसको दबाने का नृशंस काम कांग्रेस ने किया, और फिर 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें हमारे ऋषि अरविंद घोष अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस की प्रणाली से खुश नहीं थे। डॉक्टर साहब की कोशिश थी कि अरविंद घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वहां के स्वयंसेवक दल के फिर भी जो प्रमुख थे वो डॉक्टर साहब भी थे। तो जब डॉक्टर साहब को सब तरफ से लग गया
कि देश की आजादी सुरक्षित तभी रह सकती है जब हिंदू एक रहे। तो उन्होंने मूल मंत्र को लेकर के और कार्य प्रारंभ किया। तो जो लक्ष्य डॉक्टर साहब लेके चले थे 100 वर्ष पहले, क्या आपको लगता है वो लक्ष्य पूरे हो गए? थोड़ा जो उनका था, जो सोच वो लेके चले थे। देखिए, डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व से देखेंगे तब तो हम सपना भी नहीं सोच सकते। वो तो अवतारों की तरह थे। लेकिन आज जो बदला हुआ भारत है, इसमें जो करोड़ों लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे स्वयंसेवक हैं, इसका श्रेय किसको है? संघ को ही है। हम लोग, मेरे को सौभाग्य नहीं मिला कि मैं परम पूजनीय डॉक्टर जी का दर्शन कर पाता या परम पूजनीय गुरु जी का कर पाता, लेकिन माननीय बाला साहब को नजदीक से देखा है, बात की है, उनकी व्यवस्था में रहे हैं। तो एक श्रेष्ठतम व्यक्ति कैसा हो सकता है? उनके बराबर में कोई मनुष्य टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी रहे रज्जू भैया जी, इनके बौद्धिक सुनने का भी अवसर मिला, इनके इंटरव्यू करने के भी अवसर मिले। इनके गांव बनैल, कहाँ? बनैल बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में है। तो वो सरसंघ चालकत्व से मुक्त होकर विश्राम की बेला में थे। उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के पहले चीफ इंजीनियर थे। तो रज्जू भैया जी के परिवार वालों का ये था कि वहाँ का एक शिक्षण संस्थान है, उसमें कुछ निर्माण हुआ था पिताजी के नाम पर। तो चाहते थे कि उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी वहाँ आए। तूफान आ गया, बरसात आ गई, हेलीकॉप्टर उड़ने की स्थिति में नहीं। तो शेखावत साहब ने एक ही दिन पहले यहाँ फोन किया, बोले बनेल चलेंगे। मैंने कहा कार से हम लोग बनेल गए। वहां आदरणीय रज्जू भैया जी को तब कुछ कम दिखाई देता था। अच्छा। तो मैंने हाथ जोड़ा, चरणों के हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने कहा मेरा नाम गोपाल शर्मा है, मैं जयपुर से आया हूं। उन्होंने कहा एक हमारे गोपाल शर्मा भी हैं जिन्होंने कार सेवा के ऊपर पुस्तक लिखी है। आप देखिए कितने महान बड़े व्यक्ति, उनको अपने स्वयंसेवक का ध्यान है। बोले एक हमारे भी हैं। मैंने फिर पैरों के हाथ लगाने की कोशिश की, मैंने कहा मैं ही हूं। तो यह जो संघ की कार्य प्रणाली की विशेषता है कि हमारे अधिकारी कितने ही ऊंचे पदों पर हो, कितने ही ऊंचे दायित्व के ऊपर हो, लेकिन स्वयंसेवक की चिंता करना, उनके परिवार की चिंता करना। कांग्रेस के ऐसे कितने ही नेता होंगे पुराने जो संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के प्रति श्रद्धा रखते थे। अच्छा। हमारे राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह जी, जब राष्ट्रपति थे तो वो सोचते थे कि संघ के सहयोग से कैसे सिख समाज हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग पहले की तरह से बना रहे। उन्हें एक बैठक राष्ट्रपति भवन में बुलाई थी। अच्छा। कांग्रेस के बनाए हुए राष्ट्रपति, हालांकि उनको जो देखना पड़ा, राष्ट्रपति रहते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर कांग्रेसियों ने हमला किया, राष्ट्रपति की गाड़ी के ऊपर हमला। और मेरा सोचना है कि दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु भी एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। तो कांग्रेस के बहुत लोग, हमारे सरदार पटेल जी जो प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उनका संघ के जो दिल्ली के अधिकारी थे, हमारे संघ चालक थे लाला हंसराज जी,
बसंत राव जी हो जो प्रचारक थे, उनसे मिलना जुलना था। गांधी जी भी जाके आए थे वर्धा के शिविर में। गांधी जी और संघ का विषय बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। गांधी जी कभी ये सोचते थे कि कैसे डॉक्टर हेडगेवार जी का साथ लिया जाए। वो कांग्रेस से निराश हो चुके थे, जवाहरलाल जी से निराश हो चुके थे। एक बार तो उनके मन में यहां तक आया कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर लूं। उस समय उन्होंने जमनालाल जी बजाज, जो उनके पांचवें पुत्र माने जाते हैं और जो वर्धा के अंदर गांधी जी की सारी व्यवस्थाएं देखते थे, और वर्धा के अलावा भी गांधी जी किसी भी चीज के लिए संकल्प ले लेते थे तो उनके पास दो ही थे। एक तो अपना खुद का वो व्यक्ति मानते थे जमनालाल बजाज जी को, और दूसरा घनश्याम दास जी बिरला को। तो जमनालाल जी बजाज को डॉक्टर साहब से मिलने के लिए नागपुर भेजने का उल्लेख जमनालाल जी की डायरी में मिलता है। अच्छा। लेकिन संघ के अभिप्रेत कुछ अलग थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को डॉक्टर साहब के पास भेजा नागपुर। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती वो थे जो अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारी समिति थी, उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ काम किया हुआ था। जब डॉक्टर साहब कलकत्ता के अंदर गए और अनुशीलन समिति के सदस्य बने, उस समय सिंहस्थ मुद्रा के अंदर हाथ में खड्ग लेकर प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मेरा रोम रोम राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। उस समय जो पहले से थे उनमें त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती थे। तो त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को सुभाष चंद्र बोस ने डॉक्टर साहब के पास भेजा नागपुर कि अब आप तैयार हो जाइए, अब आजादी के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई स्वयंसेवक तो अभी बच्चे हैं, बोले कुछ भी हो आप उनको तैयार करिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो कहानी मिलती है, जो इतिहास मिलता है कि वो डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने गए, लेकिन डॉक्टर साहब अस्वस्थ थे इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो जो त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी की डॉक्टर साहब से मुलाकात थी, उसकी परिणति थी कि वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक का सम्मेलन होना नागपुर में, और वहां से सुभाष चंद्र बोस का डॉक्टर साहब से मिलने जाना। और चूंकि डॉक्टर साहब अस्वस्थ थे, उसके अगले दिन वो चले गए, डॉक्टर साहब चले गए। अगर डॉक्टर साहब और सुभाष चंद्र बोस एक हो गए होते तो देश का भविष्य कुछ और होता। तो डॉक्टर साहब ने, राजगुरु, उनको क्रांतिकारिता के लिए किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। उन्होंने भगत सिंह के साथ फांसी खाई। उनके परिवार से मेरे गहरे संबंध हैं। उनके पौत्र, भाई के पौत्र सत्यशील राजगुरु, वो कहते हैं कि राजगुरु जी को वहां पर नागपुर के अंदर छिपाने का काम डॉक्टर साहब ने किया। क्या चाहिए आजादी की लड़ाई का संबंध? राजगुरु को, जो उस समय भूमिगत होने में मदद कर रहे हैं, वो आजादी की लड़ाई के नायक हैं, या वो लोग हैं जो मांग कर रहे थे कि कांग्रेस के सम्मेलन से पहले भले एक दिन सही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दो। आज भी मैंने कांग्रेस के इतिहास में लिखा हुआ है कि जब कांग्रेस के नेता लोग अधिवेशन में पहुंचे तो कांग्रेसियों का मन इतना दुखी था कि उन्होंने काले फूलों से इनका स्वागत किया। तो संघ का इतिहास तो भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने की सोच वालों का इतिहास है। और इनका इतिहास कहां है, ये सावरकर जी के ऊपर कहते हैं कि माफी मांग करके आए। खुद नेहरू जी नाभा जेल से माफी मांग करके छूटे, और शर्त थी कि नाभा में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी हैं सचिंद्रनाथ सान्याल,
जिन्होंने उत्तर भारत में क्रांति की धारा को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि हम लोगों ने तय किया था कि कैसे भी जेल से बाहर, जैसे ये मान जाए ब्रिटिश वैसे आओ और आकर के काम करो। बोले मेरे को उसी तरह से छोड़ा गया, उसी पत्र के सहारे। बोले सावरकर ने भी भेजा था, लेकिन सावरकर से ब्रिटिश डरते थे, इसलिए उनको नहीं छोड़ा। तो अगर ये समझते नहीं है कि रणनीति क्या होती है, योजना क्या होती है, देश को आजाद करवाने के तरीके क्या होते हैं, तो इनको पता नहीं है। जेलों के अंदर जा करके जीवनियां लिखने की छूट उसी को मिलती है जो समझौता करके जाते हैं। सावरकर जी को कोल्हू पेरना पड़ता था। उस कमरे के अंदर आज भी उनका जो सेल है जिसमें उनको बंद रखा गया, उस कमरे के बाहर एक कमरा और है। यानी पहले इस जेल के उसको बंद करो, फिर अंदर वाले को बंद करो, तो उसमें जाओ, फिर इसमें जाओ, और वहां सावरकर जी को रखते थे। और सावरकर जी के लिए खिड़की और छोटी की गई, मतलब केवल 6 इंच के सिक्के लगे हुए हैं ताकि आदमी उसमें से निकल नहीं सके। वहां उन्होंने नाखूनों से कविताएं लिखी कि देश कैसे प्रेरणा ले सकता है। गोपाल जी, आपने जो पुस्तक लिखी थी कार सेवा की, उसमें क्या कुछ खास था? थोड़ा संक्षेप में बताइए, बड़ा नहीं, छोटा सा। कैसे आपने कार सेवा में आपने? देखिए, कार सेवा के लिए इतना ही सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि भारत की आत्मा का वह प्रस्फुरण था। भारत के लोग इस चीज से तंग आ चुके थे कि हमारे ऊपर गुलामी का चिन्ह, बाबर के आक्रमण का चिन्ह रहे। इसके लिए कितने ही बलिदान हुए, लेकिन संघ की प्रेरणा से जिन लोगों के मन में देशभक्ति की आग जल रही थी, उन लोगों ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने न तो जान की परवाह की, न भविष्य की परवाह की। आज भी मुझे रामगली के अंदर बहते हुए खून पर टप टप करके चलने का दृश्य याद है। आंसू गैस के गोलों से बंद होती आंख और आंसू गिरते हुए, लेकिन जहां देखता था वहां ये था कि पुलिस की बंदूकों के सामने हिंदू नौजवान खड़े थे कि हम यह कलंक का ढांचा मिटा कर रहेंगे। तो वह भारत की आत्मा के जागरण का दृश्य था। जो विवादित ढांचा था बाबरी का, उसको गिराया था, उस समय आप कहाँ थे? 15 फीट दूर थे। क्या स्थिति थी? आपने कुछ पुस्तक में कोई खास लिखा है? खास तो सारी टाइमलाइन लिखी है, एक सेकंड की, क्योंकि बिल्कुल पास थे, हर चीज आंखों से गुजरी है। कार सेवा का होना, कार सेवकों का नरसंहार, विवादित ढांचे का अंत, शिलान्यास, आंदोलन, सत्याग्रह कार सेवकों का, सब आंखों से गुजरा हुआ है। तो आप वहाँ एक जर्नलिस्ट के रूप में गए थे या जर्नलिस्ट प्लस स्वयंसेवक के रूप में गए? नहीं, मैं जर्नलिस्ट के रूप में गया था, लेकिन स्वयंसेवकत्व को तो अपने शरीर से निकाल ही नहीं सकते। तो दोनों भाव साथ में थे। भाव का मतलब ये था कि हम जो काम कर रहे थे वही स्वयंसेवक का काम था। पूरे राजस्थान के अंदर, चूंकि राजस्थान पत्रिका उस समय एकमात्र ऐसा मीडिया संस्थान था जिससे राजस्थान चलता था। राजस्थान जागा हुआ था, वो कोई भी चीज से अपरिचित नहीं था। और बीच में मुलायम सिंह ने कह रखा था कि यहां तो परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा। मैं कार से जा रहा था लखनऊ से अयोध्या, बीच में मजदूर संघ के ऋषभ जी भाई साहब कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिल गए। तो मैंने कहा भाई साहब बैठ जाइए गाड़ी में, अगली पुलिस का जब आएगी बैरिगेटिंग तो नीचे उतार दूंगा, फिर आप खेतों से चले जाइएगा।
तो वहां पर वो भाव भी था साथ में कि हमारे लोग दुख पा रहे हैं, चलो साथ में। चलो दोनों काम कर लिया आपने। हाँ, फिर जैसे हम लोग आपस में बात करते थे अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों से, इन सब से, तो कहते थे बहुत गलत हो रहा है, अन्याय है ये। वो लोग कहते थे हाँ सही है, हमने कुछ नहीं किया, वो उसने किया, ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब भाव भी साथ साथ चलते थे। लखनऊ में आकर के फैक्स करता था खबर रात को, तो पूरा पोस्ट ऑफिस इकट्ठा हो जाता था सुनने के लिए कि आज क्या हुआ है। मुझे अब भी याद है कि सबसे पहले शायद मेरी गाड़ी निकली थी अयोध्या से, ढांचों के ध्वस्त होने के बाद में। तो गांव गांव में कैसे उत्साह का माहौल था, खाली ये कहने सुनने के लिए। कई गांवों में, रुदौली, बाराबंकी, इधर कहते थे हो गया, मैं गाड़ी से हाथ निकाल के कहता था हो गया, वो कहते थे जय श्री राम। अद्भुत दृश्य था। वो एक नारे भी लगते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर में। हाँ, ये शुरुआती दौर की बात है। उस दिन तो ये लग रहा था जय श्री राम, हो गया काम। अभी मोदी जी का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो मोदी जी कह रहे थे कि संघ को समझना बड़ा मुश्किल है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने एग्जैक्ट शब्द सुने हुए नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। संघ मेरे को नहीं लगता कि कोई समझने की चीज हो। मोदी जी ने संघ को भरपूर जिया हुआ है। उन्होंने प्रचारकों और संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पुस्तक लिखी है, उसका वाक्य वाक्य आंसुओं से भिगो देता है। गोपाल जी, संघ से आपने क्या सीखा, और पहले पत्रकारिता में और राजनीति में अब, तो क्या कुछ अनुशासन या क्या कुछ ऐसा सीखा जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाया? देखिए, हम लोग तो जो हैं वो संघ की बदौलत ही हैं। मेरे को तो मतलब कि इतना तो हुआ ही नहीं कि संघ के विचारों को सीखा जा सके। कुछ व्यक्तियों को देखा, उनके जीवन के अनुशासन को देखा, उनकी ईमानदारी को देखा, उनकी सत्यता को देखा और उधर बढ़ गए। संघ को मैं ये सोचूं कि मैं विचार के रूप में संघ को जान पाया या उसके बारे में अनुसरण कर पाया, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। क्योंकि मेरा पूरा जो जीवन काल गुजरा है वो कुछ न कुछ करते हुए गुजरा है, तो उसमें ज़्यादा वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। उसमें है हमारे लोगों को देखकर कि कैसे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार कहीं बात आई कि कार्यकर्ताओं को इस तरह से एकत्रित करें कि किसी भी समय वो इकट्ठे हो सकें। पहले थे ऐसा प्रचलन, तो जालोर में मैं प्रचारक था, तो एक बार विचार आया कि हमको रात को 1 बजे मिलना है सर्दी के अंदर किले के ऊपर। किले जाना 3-4 किलोमीटर का काम, चढ़ाई का काम, इसका काम, और उसके लिए सूचनाएं 5 लोगों से ज्यादा नहीं देनी है। मैंने 5 को दी, उसने 5 को दी, उन्होंने 5 को दी, उनको 5 बजे दी। 12 बजे सूचना की और 1 बजे हम लोग किले पर थे। तो ये सब सीखा कि कैसे किया जाए। एक बार मैं बीमार हो गया, किशनगढ़ के संघ शिक्षा वर्ग में 2 वर्ष में था, तो प्रचारक ही था। तो जो मेरे कपड़े थे, नेकर वगैरह, वो सब धुले हुए थे। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मेरी तो स्थिति ऐसी है नहीं। 2 दिन बाद फिर माननीय सोन सिंह जी वहां कपड़े रख रहे थे। तो हम लोगों के लिए ये सब जीवन में चल पड़ने के लिए बहुत है। जब पत्रिका में मैं था, इसको आत्मश्लाघा भी कर सकते हैं, आत्म प्रवंचना भी कर सकते हैं, लेकिन सच यही है कि मैंने बताया कि उस समय स्वयंसेवक नहीं थे। श्याम जी आचार्य पुराने स्वयंसेवक थे, वो बाहर थे। बत्रा जी भी पुराने स्वयंसेवक हैं, लेकिन वो बाहर थे। जयपुर में कोई नहीं था। तो
89 में के पहले 88 में ये विचार आया कि डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म शताब्दी समारोह व्यापक तौर पर मनाया जाए। तो माननीय सोम सिंह जी ने मेरे से कहा बुला करके, बोले इसका प्रचार मंत्री तुमको बनना है। उस समय राजस्थान एक प्रांत ही था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन भाई साहब पत्रिका के अंदर कोई भी दूसरी गतिविधि करे उसको निकाल देते हैं। सही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लग गए। निकाला नहीं जॉब से? जॉब ये उनका सोचना था। एक तो स्वयंसेवक के रूप में हम लोग ऐसे थे कि ताकत हुआ करते थे, इसलिए निकालने की तो बात ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि मेरे को जितनी पदोन्नतियां, जितने इंक्रीमेंट, जितना पैसा राजस्थान पत्रिका में मिला, इसके इतिहास में किसी को नहीं मिला हुआ है। महीने में 10 बाई लाइन फर्स्ट पेज पर आती थी, तो क्या उसमें बचा हुआ था। अच्छा गोपाल जी, ये बताइए, विश्व गुरु भारत की जो सोच है, क्या आपको लगता है स्वयंसेवकों का, हर भारतीय का क्या योगदान होना चाहिए, क्या सोच, क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए, भारत को विश्व गुरु लोग कहें उससे ज्यादा है कि भारत विश्व गुरु है ही। विश्व गुरु है तभी हर वैज्ञानिक विधा का प्रारंभ भारतीय शास्त्रों के अंदर मौजूद है। लेकिन सिर्फ विश्व गुरु की जगह है, मैं ये सोचता हूं कि जो संघ की प्रार्थना में हम लोग परम वैभव शब्द का उपयोग करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई गुरु बोले या ना बोले, हम परम वैभव पर रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी रहेंगे, सामरिक दृष्टि से भी रहेंगे, ज्ञान की दृष्टि से भी रहेंगे, विज्ञान की दृष्टि से भी रहेंगे। तो हमारा देश सर्वश्रेष्ठ होगा, तभी सृष्टि सही रूप में संचालित हो सकेगी। आपको कोई संघ का गीत याद है गोपाल जी? वैसा बहुत से, कोई ऐसा 2 लाइन? यह देश बनाएंगे ऐसा आजादी जिसमें खिलती हो चिर शांति सुमति उन्नति सरिता पग पग पर आकर मिलती हो। प्रार्थना की 2 लाइन आपको कौन सी अच्छी लगती है? परम वैभवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते प्रसाद। ये 2 लाइन आपको, वैसे तो सब पूरी प्रार्थना ही अद्भुत है। विजेत्री जनः संवदा कार्य सत्य विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। संघ की प्रार्थना वीर व्रत की प्रार्थना है। बहुत से लोग हैं, मैं उनका जिनका नाम ले रहा था चीनूर में, उनकी अवस्था 95 वर्ष की हो गई थी। वो दिन में एक ही काम कर पाते थे, बाहर आकर के सूर्य के समक्ष संघ की प्रार्थना करते। संघ में ऐसा पत्रकार के रूप में आप रहे, जब आप स्वयंसेवक भी थे तो बड़ा कठिनाई होती होगी एक खबर लिखने में भी, क्योंकि एक मर्यादा होती है संघ की, तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया? देखिए, एक तो कभी भी मुझे खबर से नहीं रोका गया, कभी भी किसी खबर का खंडन नहीं देना पड़ा। हम यानी मैं उस सोच के साथ आया था पत्रकारिता में कि अगर पत्रकारिता धर्म का निर्वाह नहीं कर सकेंगे तो छोड़ देंगे पत्रकारिता। किसी के कहने से हमको कुछ दूसरा करना होगा तो छोड़ देंगे, करेंगे तो वही करेंगे जो हमने सीखा हुआ है। सत्य पर आधारित रहना, रिश्वतखोरी नहीं करना, और कई सारी चीजें हैं, झुकना नहीं, टिकना नहीं। पर राजनीति में तो सब कुछ चलता है, ऐसे कहना है। अपने लिए वह राजनीति अभिष्ट नहीं है। मैं ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करता और न वह राजनीति मेरे को आकर्षित करती है। अपने को पता है जीवन का काल है 5-7 साल तक,
भगवान चला दे तो ठीक है, उसके पहले भी कोई अगर आ जाए वो भी ठीक है। एक स्वयंसेवक के रूप में आपने जो कुछ सीखा, संस्कार, अनुशासन, राजनीति में वो कितने काम आ रहे हैं अब विधायक बनने के बाद? आ रहे हैं, क्या क्या काम आ रहे हैं? जैसे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आप? अपनी बात जैसे हम स्पष्ट रूप से कहने के पहले, और अगर वो सच है तो कोई परवाह नहीं करते, इसने स्थापित किया है विधानसभा में। असत्य नहीं बोलते, इसलिए कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता, और अनुशासन मानते हैं। जैसे अध्यक्ष जी अगर इशारा कर दें तो बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर, नहीं इशारा करें तो थोड़ा बहुत मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन हमारे सामने पद की गरिमा, अध्यक्ष के आसन की गरिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने उस दिन माफ़ी भी मांगी थी ना, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। मैंने तो इसलिए माफी मांगी कि मुझे खड़े भी नहीं होना चाहिए था। माफी किस चीज की थी? जो घटना हुई उसने मेरे को दुखी किया कि हमारे कारण क्यों हुआ ऐसा। लेकिन उसको जो स्वरूप दिया गया वो दिया गया है कि जैसे विधानसभा की कार्रवाई चलने के दौरान मैंने ये किया है। नहीं नहीं, वो तो हम लोग बात कर रहे थे जब विधानसभा स्थगित हो गई तब उसको जोड़ दिया गया। मीडिया करती है ऐसा कई बार, लेकिन हमारे ही भाई हैं, करते रहे। हमारे भाई हैं, जो जितना साथ चले उतना ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं। एक अंतिम सवाल व्यक्तिगत है, मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप हमेशा पत्रकारों के हितैषी रहे हैं और पत्रकारों की आवाज़, चाहे जर्नलिस्ट रहे हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट रहे हों, और अब विधायक बन के अभी भी समय समय पर आप पत्रकारों की आवाज़ उठाते रहते हैं। एक पत्रकार के साथ कई दिनों पहले मुझे ध्यान है मारपीट हुई थी, तो नारायण बारेट जी भी उस धरने में थे और आप भी आए थे, आपको ज्ञापन भी दिया गया था। एक तो पत्रकारों के साथ जो पत्रकार सुरक्षा वाला कानून की बात लगातार पत्रकार करते हैं वो, और आज दूसरा यह है कि डिजिटल का युग है, डिजिटल पत्रकारों को कैसे ऑथराइजेशन मिले वो, और तीसरा पत्रकारों को सुरक्षा से लेकर कई तरह की समस्याएं हैं पत्रकारों के साथ, उनके लाइवलीहुड से भी रिलेटेड समस्याएं, कई जगह पैसा भी ठीक नहीं मिलता। तो ये 3-4 जो विषय हैं पत्रकारों के अहम, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कैसे अपनी बात रखेंगे? देखिए, इसमें ये सोचना चाहिए, ये संविधान से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय संविधान के अंदर पत्रकारों के वेतन को लेकर के एक लाइन लिखी हुई है, यानी उनके वेतन की सुरक्षा। लेकिन यह समझ में आना कठिन है कि क्या यही पर्याप्त है? वह होगा कैसे? अगर हम पत्रकारिता से यह कल्पना करते हैं कि वो निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करे, तो उसमें क्या क्या बाधा आ रही है उससे भी सरकार का सरोकार होना चाहिए। जैसे कोविड हुआ तो गांव गांव में व्यक्ति व्यक्ति तक सीधे खातों में पैसा पहुंचाने का श्रेष्ठतम कार्य हुआ। तो जो जान की बाजी लगा करके अपने को होम किए हुए है पत्रकारिता में, वो ईमानदारी से कैसे काम करे? क्या ये देखे कि सरकार उसको कुछ दे ताकि वो चले? तो सरकार तो कब आंख बंद कर ले, कब किससे नाराज हो जाए। अटल जी एक बार आए थे जयपुर में पत्रकार अधिवेशन में, तो भैरों सिंह शेखावत साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मेरे को कोई दूसरी घटना नहीं याद आती जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल श्रोताओं में बैठा हो। देश में कोई घटना याद नहीं आएगी। भैरों सिंह जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ श्रोताओं में थे। तो अटल जी ने वहां से आवाज दी, आइए ठाकुर साहब। तो भैरों सिंह जी ने कहा कि आज मैं श्रोता हूं, और मैं माइक पर था, मैंने कहा आज श्रोता है। तो अटल जी ने अपने भाषण के अंदर जोर देकर के कहा कि भले ठाकुर साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता का एक चरित्र होता है और वो पीछा नहीं छोड़ता। तो यह जो सत्ता का चरित्र है, जिसके लिए संघ चिंता करता रहा है, जिसके लिए हमारे राजनेता भी चिंता करते रहे हैं, वह प्रभावित नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि पत्रकार संस्था, मीडिया, ये अपने पैरों पर खड़ी हो।
तो नीतियां इस तरह से बननी चाहिए जो उनको पैरों पर खड़ी होने में मदद करे। सर एक सवाल और इसी में कि आज डिजिटल पत्रकारिता का युग है, हम भी डिजिटल चला रहे हैं और पूरा नैरेटिव सब कुछ आज हर कोई सोशल मीडिया पे है। आप डिजिटल पत्रकारों के बारे में क्या चिंता व्यक्त करते हैं? आपको लगता है आप सरकार तक अपनी बात रखें? देखिए, पत्रकारिता की विधा में समय समय पर परिवर्तन होता जाएगा। आज डिजिटल है और कोई माध्यम हो सकता है। कभी ये हो सकता है कि हम चल रहे हों और हमारी कानों में कुछ आवाज़ आए और देखना भी नहीं पड़े। तो इस तरह की चीज़ बदलती रहेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। बोर्डों के ऊपर हम देखते जाएं, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है। उसके लिए जैसे सरकार अपनी योजना बनाती है समय के साथ, उसी तरह से यह विषय मानना पड़ेगा कि पत्रकारिता भी एक विषय है और उनको किस तरह से हम संरक्षण दे सकते हैं। किसी के यहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं, सरकार के नियमों के मुताबिक उनको वह वेतन मिलना चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर जबकि मझोले वर्ग की विज्ञापन शक्ति समाप्त होती जा रही है, तो ऐसे में वो किसके ऊपर आधारित रहेंगे? आप स्थिति ये होगी कि चीजें प्रोडक्ट में बदलती चली जाएंगी। प्रोडक्ट में बदलेंगी तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिजिटल पत्रकार जो है, आपकी विधानसभा का कार्ड ही नहीं बनता उनका, कईयों का सचिवालय का कार्ड नहीं बनता। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, आपका एक्रेडिटेशन है, ये सब चीज़ें, तो ये तो पत्रकार का हक है ना, जो अच्छे से पत्रकारिता कर रहा है उसका हक नहीं है क्या? निश्चित है, निश्चित है। ये विषय बड़े नहीं है, ये आवश्यक है। इसके लिए थोड़ा मन बड़ा बनाना पड़ता है। हम लोग ये महसूस करते हैं कि मैंने कांग्रेस का शासन भी वर्षों तक राजस्थान में देखा है, बीजेपी का भी देखा है। तो जो मन बड़ा रखते हैं, इज्जत उन्हीं की होती है। एक अंतिम सवाल पत्रकारों से रिलेटेड ही, गोपाल जी, मैं देखता हूँ आपसे कई बार पत्रकार उल्टे सवाल पूछते हैं, लेकिन आप कभी नाराज़ नहीं होते क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, आप कभी जल्दी से गुस्सा नहीं होते। लेकिन सत्ता का चरित्र ऐसा है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी मंत्री है, थोड़ा सा मतलब अगर पत्रकार ने अच्छी पॉजिटिव सरकार की योजनाओं की 10 खबरें पॉजिटिव चला दी और एक नेगेटिव चला दी, तो तुरंत नेताजी गुस्सा हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है और आप कैसे बैलेंस करते हैं? आपको गुस्सा नहीं आता, मैंने देखा है। देखिए, हम लोग माटी के पुतले हैं। जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है सिर उतार लेने की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्व नेता माना जाता है क्योंकि भारत उनके साथ खड़ा है। तो जो ताकत है वो किस में है? ताकत भारत की जनता में है। और भारत की जनता को एक अच्छा नेतृत्व मिला तो साथ खड़ी हो गई, 3 बार दे दिए। कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को 3 बार लगातार मौका नहीं मिला। नेहरू जी को नहीं मौका मिला था, सही बात। वो तो आजादी हुई थी, वोट दे दिए। इंदिरा गांधी 2 बार जीती, हार गई। तो इसलिए यह जो है, जनता के सामने अगर आप सिर उठाते हैं तो उसी जनता ने तो प्राण फूके हैं आपके अंदर, उसी ने तो ये मुकुट दिया है। वही अगर उसी को आपने कमजोर मान लिया और अपने को ज्यादा मान लिया, तो किसी भी मुगल सम्राट की मजार के ऊपर दिया जलता है क्या? बस ये तो गुस्सा जो होते हैं नेता, उनको उनकी वही दशा होने वाली है, उनकी वही दशा होने वाली। आज क्यों प्रचारक पूरे परिवार का आधार बन जाता है? क्योंकि प्रेम ही हमारे कार्य का आधार है। अगर हम गुस्से के बल पर सोचें तो गुस्सा आया और व्यक्ति खत्म हुआ। इंदिरा गांधी को गुस्सा आया तो इमरजेंसी लगाई, खत्म हो गई। तो ये जो गुस्सा है, ये तो व्यक्ति को खत्म करता है। गुस्सा किसके सामने? रावण के सामने राम जी गुस्सा करें, वो तो समझ में आए।
लेकिन लोकतंत्र के अंदर आपको लगता है कि पत्रकार आइस ब्रेकिंग का काम करते हैं, नेगेटिव जर्नलिज्म भी कहीं ना कहीं सिखाती है सत्ता को? देखिए वो खत्म हो जाएगा जब हम सही पत्रकारिता को बल देंगे। तो जो अपने आप ही जो किसी लोभ लालच बस आए हैं वो खत्म हो जाएंगे, कोई पूछेगा ही नहीं। हम लोग जैसे, मैं स्वयंसेवक हूं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं था। इसके बावजूद कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं से बहुत गहरे संबंध रहे। तो उसका आधार क्या था? विश्वसनीयता, जो हमको यहां मिली। नहीं, पर मैंने, गोपाल जी आपने बड़ी जर्नलिज्म की है, मैं जर्नलिज्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता है आपसे ये सवाल पूछने के लिए। कई लोगों ने कहा कि आज जो पत्रकारिता का युग आ गया है, नेताओं को चाटुकारिता वाले पत्रकार ज़्यादा पसंद हैं बनिस्पत जो आइस ब्रेकिंग का काम करते हैं। मान लो कहीं सड़क खराब है, कहीं और प्रॉब्लम्स हैं, तो जनता की समस्या जो उठाता है वो नेता उनको कम पसंद करते हैं, बल्कि बनिस्पत पसंद उनको कर रहे हैं, उन पत्रकारों को कर रहे हैं जो चाटुकारिता करते हैं। सारा नहीं, वो नेता नहीं है ना, वो पदाधिकारी हो सकते हैं, वो मंत्री हो सकते हैं, वो समय पर किसी जिम्मेदारी के ऊपर हो सकते हैं। नेता का तो मतलब है नेतृत्व करने वाला, और नेतृत्व करने वाला अगर किसी को दोयम दर्जे का मानता है या गुस्से में देखता है, अनुचित है। फिर नेता काहे का? आज क्यों याद करते हैं भैरव सिंह जी को? क्यों याद करते हैं? भैरव सिंह जी गुस्सा नहीं होते थे, कोई नेगेटिव खबर छापता था? मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनको गुस्से में। अच्छा, हाँ, कोई नकारात्मक छाप दे बोले? मैं खुद ही छाप देता था कई बार। अच्छा, और क्या? आप भैरव सिंह जी की? हाँ, मैंने लिखा कि वहां गंगानगर में 3रे नंबर पर रहेंगे। उससे क्या फर्क पड़ा? मैंने 6 महीने पहले महानगर टाइम्स में लिखा कि सरकार बदलने जा रही है। तो नाराज नहीं हुए आप? किस चीज की नाराजगी? अब तो आइस ब्रेकिंग का वो अपना काम कर रहे हैं, हम काहे कि आइस ब्रेकिंग कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमको दिख रहा है उसको हम लिख रहे हैं। हमारी जो अपने मन के अंदर जिनके प्रति विश्वास है, जिनके प्रति आदर है, उसमें थोड़ी फर्क पड़ रहा है। सर, अशोक गहलोत ने कुछ पत्रकार गिरफ्तार कराया है, आपकी सरकार में भी कुछ पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, तो सत्ता के खिलाफ चला दो, पत्रकारों को गिरफ्तार करा दो, ये काय का न्याय है? नहीं, इसमें इस तरह की सोच उचित नहीं है। रवीश कुमार का विषय आया था, जिन्होंने देश के ऐसे कुछ चीजें की थी जो देश हित में नहीं थी। तब भी मैंने, उस समय मैं एडवाइजर था सूचना प्रसारण मंत्रालय में, मैंने निवेदन किया था कि अगर रवीश कुमार गलत है, केस चलाइए, गिरफ्तार करिए, लेकिन ये जो आगे पीछे का खेल है ये ठीक नहीं। गिरफ्तार कराना ठीक नहीं है पत्रकार? नहीं, क्यों नहीं? अगर जैसे अपने पठानकोट के हमले के ऊपर या और किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज कर रहा है जिससे हमारे सैनिकों का जीवन संकट में पड़ रहा है। नहीं, मैं और चीज, आप तो डिफेंस पे आ गए। हाँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैंने गोपाल शर्मा जी की पानी वाली न्यूज चला दी, गोपाल शर्मा जी को गिरफ्तार थोड़ी कराएंगे? क्या हो गया इसमें? पानी वाली खबर नहीं चलाएंगे तो क्यों नहीं चलाएंगे? यही तो हो रहा है। नहीं तो ये गलत हो रहा है ना। आपके खिलाफ, आपके इधर पानी गंदा आ रहा है, हमने न्यूज चला दी, आप नाराज होके षड्यंत्र करके मुझे गिरफ्तार करा दो, मैं पत्रकार हूं। ये सही है या गलत है? क्यों करवा दें? वो तो सही काम कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं। मेरे से कोई मतलब, जनता कोई नाराज हो, कोई ये बात हो, कोई गलती हो, मैंने पानी गंदा डाल दिया हो, मैंने वो जब मेरे पास में पानी का गिलास लेके आए, बोले गंदा है, मैंने कहा लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। बोले आप पी के देखिए। मैंने कहा मैं आपको कैसे कहूं कि आप पी के देखिए? मैं भी नहीं पीऊंगा, क्यों पीऊंगा गंदे पानी को? ये क्या बात हुई? लेकिन इससे मेरे को उन लोगों से थोड़ी नाराजगी हो, तो हमारे अपने हैं, उन्होंने वोट दिया, आगे भी देंगे। तो पत्रकारों से भी नाराजगी थोड़ी? क्यों? मैं तो कहता हूं जाइए देखिए, और वो समाप्त हो गया विषय। आपके राजस्थान के कुछ नेता ऐसे हैं जो नाराज हो जाते हैं। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। पानी वाली समस्या 5 दिन की थी। मीडिया संस्थानों ने छापा कि 2 महीने से दूषित पानी मिल रहा है। मैंने ये भी नहीं कहा कि 2 महीने से मिल रहा है तो आप क्या सोए हुए थे, पहले खबर दे देते, अभी क्यों दी? तो फिर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं? क्यों? आप चाहते तो किसी पे केस कराते। हमारे भाई लोग हैं, जिसकी जितनी समझ है वो उत्तर दे रहा है।
जो जितना जानता है उतना दे रहा है, अब हम क्या करें। जो विषय को उनको जानना चाहिए, उनको गहराई में जाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, लेकिन उनका कर्तव्य है कि समस्याओं में जाकर के उसका समाधान खोजने की कोशिश करे और सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपका आपने कीमती समय दिया। आदरणीय जितेश जेठानंदानी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप जो यह कार्य कर रहे हैं, विशेष करके संघ शताब्दी वर्ष के अंदर, मेरे को नहीं लगता कि किसी दूसरे मीडिया के किसी भी तरह के हाउस, उसमें मैं पांजनी को शामिल नहीं करता, या जो संघ से जुड़े हुए पत्र पत्रिकाएं हैं उनको शामिल नहीं करता, लेकिन आपका काम अद्भुत है। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, और राजस्थान में मेरे को पहली बार ऐसा देखने को मिला है। धन्यवाद। तो ये तो गोपाल शर्मा जी खास बातचीत की, संघ से जुड़ा हुआ ये जो पॉडकास्ट है शताब्दी वर्ष से जुड़ा हुआ, आपको कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।